हेलो, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ओपी सिंह। मैं ओपी सिंह हूं और आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, एंड फॉर द सिविल सर्विसेज कंपटीशन आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लेक्चर से काफी लाभ उठा सकते हैं, और क्वेश्चंस पिछले सालों में आप देखेंगे तो उसमें से काफी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक बात और है कि आई वांट माय स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एक बात को उन्हें अच्छी तरह समझना होगा कि ये हम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में नहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सीपीएफ, व्हाटएवर वी कॉल इट। जनरल स्टडीज बोले तो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन कोई विशेष नहीं होता। हम किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गहराई से प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम उसमें ज्यादा गहरे चले जाते हैं तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस के ही रह जाएं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट लें, कोई भी टॉपिक लें तो उसको बहुत डीप में चले जाएंगे या उस पर पीएचडी करने लगेंगे या उस पर अलग से किताब पढ़ने लगे। हमारा पर्पज है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली इज टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स, इज टू अटेम्प्ट सक्सेसफुली लार्ज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री सेगमेंट। अगर वो पर्पज हमारा पूरा होता है तो हम समझते हैं कि हमारी स्टडीज सही डायरेक्शन में है। और उस पर्पज को पूरा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि एग्जाम हमारा क्या है, उसकी नब्ज क्या है, लास्ट ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किस तरह के आए हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट और द पल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को वही लोग बीट कर सकते हैं जो नॉलेज के पीछे नहीं भागते। जो नॉलेज के पीछे भागेंगे वो इस एग्जाम को नहीं बीट कर सकते, क्योंकि नॉलेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट से कि वो अपना फोकस बनाए रखें, एंड दे कीप देमसेल्व्स इन टच विद द अनसॉल्व पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आप मेरे लेक्चर्स को जब आप सुनेंगे, देखेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आउट ऑफ माय लेक्चर्स। और वो कहने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद ही देख लेंगे। और हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें हमें एक पहला नियम है कि वी नीड टू हैव ए वेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है एंड आवर नॉलेज इज सुपरफिशियल, तो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और बात एग्जाम की है तो इफ यू हैव द बेसिक लेवल ऑफ योर द नॉलेज, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, वेदर इट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईएएस और सीएपीएफ और एनी अदर। तो नॉलेज विल बेनिफिट यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं होती नॉलेज, आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको मदद करेगी। नॉलेज कभी आपकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन यू नीड टू सिक्योर द बेसिक मिनिमम लेवल विच would be just like the foundation stone for your studies। आप उसको बेस बना के आप कितना ही आगे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ही आप सोचें कि हम तो किसी, जैसे आज का टॉपिक हमारा मैं आपको बता देता हूं, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का गदर है। तो इस टॉपिक पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, several books have been written on this topic। बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। अगर आप 2-4 भी बुक्स पढ़ने लगे तो आप केवल 1857 का गदर ही कर पाएंगे, और बाकी जो और सब्जेक्ट हैं और एरियाज हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। वी विल हैव नॉट टू बिकम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट्स और द सब्जेक्ट व्हाटसोएवर। हियर आई एम कंसर्न अबाउट द हिस्ट्री टॉपिक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, as I told you just earlier,
द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के गदर के विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और यह एक बहुत ही रोचक विषय है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। कंट्रोवर्सी इसके कॉज को लेकर भी है, इसकी नेचर को लेकर भी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर भी है। ये बहुत ही डिबेटेबल इश्यू है और चर्चा, कुछ लोग तो इसे कह देते हैं कि ये तो क्रांति थी, 1857 का गदर एक क्रांति थी, तो उसमें हम आज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्रांति कहीं भी नहीं थी। लेकिन लोग जो, अब आम आदमी का जो परसेप्शन है वो अलग होता है। आम आदमी का परसेप्शन जो डीयू का जो प्रोफेसर, उसके परसेप्शन से काफी अलग होता है। तो कहते 1857 क्रांति, हमारे कुछ पढ़े लिखे बंधु भी उसे क्रांति कहने लगते हैं। क्रांति में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सडननेस का एलिमेंट, एन इवेंट विच इज वेरी वेरी क्विक, फास्ट, सडन एंड ऑफ वेरी ग्रेट मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी तो थी, लेकिन और सडननेस का एलिमेंट भी था, बट द चेंज दैट शुड हैपन, वो चेंज इसमें नजर नहीं आता, क्योंकि जो लोगों ने इसमें भाग लिया था वो कोई बहुत समाज में, राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं करना चाहते। दे सिंपली डिजायर टू रिप्लेस द ब्रिटिश रूल, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि ब्रिटिश रूल को रिप्लेस करने के बाद कौन सी नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था वो लाने वाले। उन्हें तो केवल अंग्रेजों से नफरत थी, उन्हें भगाना चाहते थे। तो इसमें क्रांति कहां से आ गई? हाउ कैन वी कंपेयर इट विद द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस? ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये कोई परिघटना इवेंट को कहते हैं, और घटना इंसिडेंट, ये परिघटना थी, ये कोई इंसिडेंट नहीं है। दिस इंसिडेंट और इवेंट, आप इन टेक्निकल बातों में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। दिस इवेंट अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ the factors and forces which had been gathering momentum in the last 100 years of the British rule. आप लोगों को पता होगा कि 1757 में ब्रिटिश started their rule in बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 1857 में प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। उसमें अंग्रेजों की फौज ने, जो कि छोटी थी, सिराजुद्दौला की फौजों को हरा दिया था, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था। ब्रिटिश स्टार्टेड देयर रूल विद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड सिंस देन, since 1757, they started expanding their rule all over, and this expansion continued for a period of 100 years. आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश, अंग्रेजों ने एकाएक नहीं किया ये। They ruled over this country. They started their rule, यहां पे उन्होंने शुरुआत की, और 1857 में उन्होंने ये शुरुआत की। 1857 में उन्होंने इस रूल 1857 में उन्होंने ये रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ। तो आप समझिए कि 100 इयर्स में जो कुछ भी फैक्टर्स थे, जो कुछ भी फोर्सेस थी, वो जो फोर्सेस हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई वैक्यूम में हुआ। These forces and factors were operating in the time gap of 100 years. इस 100 years के, 100 वर्षों के इस अंतराल में सारी घटनाएं घटित हो रही थीं, और उसी की वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि सडन हो गया साहब, अचानक हो गया, अचानक, इसमें अचानक का एलिमेंट लगता तो है देखने से, लेकिन it was basically the result of the processes of change that had been happening over the period of time.
इन द लास्ट 100 years और सो। तो जो कुछ घटनाएं घटित हो रही थी, जो लोग अंग्रेजी शासन की पद्धतियों से जो लोग दुखी थे, अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस किए गए थे उनकी वजह से जो लोग दुखी थे, या समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, कुछ लोगों ने अंग्रेजी शासन को भारत की समाज, भारत की संस्कृति के लिए बड़ा खतरा माना। दे थॉट, वो जो उसमें जो भी ये वर्ग थे, ऐसे खासतौर से ब्राह्मण जो वर्ग थे, ब्राह्मण्स और मौलवीज, जो हमारा ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल क्लास था हमारा, यही हमारे इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे उस समय की। ये लोग धर्म और शास्त्र की जानकारी तो रखते थे। इन्होंने अंग्रेजी राज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। हम ये नहीं कह रहे अंग्रेजी राज में सब कुछ पॉजिटिव था। These people, they were the traditional intellectual elites of the country, and they misguided, आप misguide भी कह सकते हैं, or they guided the people, they piloted the people, and they directed the anguish and pain, they guided the common peoples, they directed or redirected their anger against the British rule। तो आज जो हमारा जो विषय है वो है 1857 का गदर। इसके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो प्रक्रिया यहां से शुरू होती है और यहां तक ये प्रक्रिया जाती है, उसी में 1857 के गदर के कारण भी हैं और गदर के उसी में परिणाम भी हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि समाज में दो तरह के बातें होती हैं। एक तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और एक तकरार होती है। रार और तकरार। आप लोग समझते हैं कि प्रोटेस्ट होता है समाज में, सब लोग खुश नहीं होते किसी भी शासन व्यवस्था से, सब लोग परिवार में भी खुश नहीं होते। एक ही परिवार में गुट बन जाते हैं, एक ही देश में गुट बन जाते हैं। इस तरह से समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो तकरार पसंद होते हैं और समाज रार करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। और समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1857 के इस 1857 के इस गदर से पहले की ऐसी प्रक्रियाएं थीं कि उनमें हमें रार या तकरार और प्यार मोहब्बत की बातें नजर आती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि दो तरह की पद्धतियां हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट हम कहते हैं, उसे रार या तकरार, हम उसे कहते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट विरोध। प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आज 19 विधायक विधानसभा के जो हैं उनको हाईकोर्ट से राहत मिली है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। प्रोटेस्ट अगर नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो समाज में प्रोटेस्ट हमेशा से होता रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सीधे सीधे किसी सरकार के, किसी प्रशासन के विरुद्ध चला जाए और ये प्रोटेस्ट हथियारबंद समूहों का संगठन करके होने लगे, देन इट कैन बी कॉल्ड एज रिवॉल्ट। तब हम उसे रिवॉल्ट कहते हैं, उसे हम विद्रोह कहते हैं। कुछ लोग इसी विद्रोह को स्वाधीनता संघर्ष भी कह सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में, हमारे लिए वो विद्रोही हो सकते हैं और वो खुद को मुजाहिदीन मानते हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी मानते हैं। लेकिन उस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो समाज में प्रोटेस्ट या रिवोल्ट पहले से ही होते रहे थे। जिस समय ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई 1757 में, उसी समय से प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। और
ये प्रोटेस्ट दो तरह के थे, एक तो सिविल प्रोटेस्ट और एक थे मिलिट्री प्रोटेस्ट। मैंने आपको बताया ना कि ये जो 1857 का गदर था, ये कोई अचानक एकाएक होने वाली प्रक्रिया के तौर पे हम नहीं देखें। इट्स नॉट टू बी सीन एज ए सडन फ्लैग्रेशन ऑफ द इवेंट। इट शुड बी सीन एज द culmination of the events that had been happening over the period of time. जब हम इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, यहां सिविल प्रोटेस्ट होने लगी 1757 से 1857 के बीच में बहुत सारी सिविल प्रोटेस्ट हुई। इतनी सिविल, अंग्रेजों को बिल्कुल भी एक घड़ी भर का चैन भारतीयों ने नहीं। ये कहते हैं ना, भारतीय तो शांत चित्त हैं और बेचारे गऊ हैं, इनको तो कुछ भी कर लो, इनकी कितनी बेइज्जती कर लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था। अंग्रेजों को एक घड़ी भर का, घड़ी का मतलब एक मोमेंट के लिए भी भारतीयों ने बिल्कुल चैन नहीं लेने दिया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस that had been going. अब एक तरफ सिविल प्रोटेस्ट, हम इसे सिविल प्रोटेस्ट क्यों कहते हैं भाई? सिविल का मतलब नागरिक। नागरिक वो है, या हम इसे कहेंगे असैनिक, यानी वो जो लोग, वो समाज के वो तबके जो सैनिक नहीं हैं, या वो तबके जो सशस्त्र नहीं हैं, या वो तबके जो हथियार चलाने की जिन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है। Those who have not been trained as the soldiers or the police, वो लोग समाज के आम आदमी जो थे, उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट किए और उनमें से बहुत सारे प्रोटेस्ट सशस्त्र थे, आर्म्ड रिवोल्ट। वो कैसे थे? आर्म्ड रिवोल्ट थे। और इसका एक सिलसिला है, और यहीं से 1764 से ही मिलिट्री प्रोटेस्ट का भी एक सिलसिला बन जाता है। समझ गए? सिविल प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट हैं विच इन्वॉल्व द सिविलियन पॉपुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। अब सिविलियन पॉपुलेशंस कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया, वो सिविलियन पॉपुलेशंस वो पॉपुलेशंस हैं जो कि सैनिक नहीं है, जो असैनिक हैं। किसान, कारीगर, मैं इसे यहां लिखता हूं, किसान को हम अंग्रेजी में पेजेंट कह देते हैं, पेजेंट। क्राफ्ट्समैन, जमींदार को ऐसे ही हिंदी में भी जमींदारी लिखेंगे। पेजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, जमींदार्स, मौलवीज, ब्राह्मण्स, वर्कर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये दीज वर द सिविल और द डिस्पजेस्ड किंग्स। डिस्पजेस्ड मीन्स जो अपदस्थ राजा थे। डिस्पजेस्ड को हम यहां लिख देते हैं अपदस्थ राजा, जिनको अपने पद से हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे जमींदार थे, ऐसे बहुत सारे राजा थे जो अंग्रेजों के हित चिंतक नहीं रहते थे और उन्हें सरकार हटा देती थी। तो वो फिर सरकार से नाराज हो जाते थे और नाराजगी में वो प्रोटेस्ट करते थे। नाराज का मतलब प्रोटेस्ट ही है। नाराजगी में वो हथियार उठा लेते थे और भोली भाली जनता उनका सपोर्ट करती थी। जैसे पॉलीगार्स का प्रोटेस्ट था, जैसे पॉलीगार्स का साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट था। ये बड़ा भयंकर था पॉलीगार्स का। पॉलीगार्स साउथ इंडिया के जमींदारों पॉलीगार्स कहते थे। ऐसे ही बहुत सारे जमींदारों ने सरकार को चैन नहीं लेने दिया। राजाओं ने, जिन राजाओं को सरकार ने हटाया था, कौन सी सरकार ने? अंग्रेजी सरकार ने। उन राजाओं ने उन राजाओं को जमींदार भी कहते थे। उन जमींदारों ने सरकार को घड़ी भर भी चैन नहीं लेने दिया। तो माई सेंस इज दैट, एंड योर सेंस शुड ऑल्सो बी दैट these civilian populations from time to time since 1757 did create the danger or threat to the British rule. British rule बेशक निसंदेह बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के
बाहर निकलते रहे और उन्होंने एक समय पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया, बट दैट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश वॉज और डिड नॉट गो विदाउट एनी प्रोटेस्ट। उसमें प्रोटेस्ट कदम कदम पर उन्हें ये सब झेलने पड़े, उन्हें अनेक विद्रोह दबाने पड़े और उन विद्रोहों को दबाने में उन्हें सफलता भी मिली, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अच्छी तरह से संगठित नहीं थे। ऐसे प्रोटेस्ट की हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट की हमें जानकारी मिलती है और मिलिट्री प्रोटेस्ट भी हुए, जैसा कि मैंने आपको तो ये जो सिविल प्रोटेस्ट हैं, अगर हम इन सिविल प्रोटेस्ट के, आपने शायद 1857 के गदर को उस तरीके से कभी समझने की कोशिश ना की है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सोच है, अप्रोच है, उसे बदलने की चाहे कोई कितनी ही कोशिश करे, आप उसे रत्ती भर भी बदल नहीं सकते हैं। जो सोच है गदर को समझने की, गदर के कारण सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रिलीजियस कॉज, फिर वो कारतूस वाला कॉज हो गया जी, फिर इतनी राम कहानी सुनाने की जरूरत क्या है। लेकिन इसे कहते हैं रट्टा, ये याद नहीं रहेगा आपको। और केवल गदर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, केवल गदर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, जो ये बहुत सारे सिविल म्यूटनीज हुई, सिविल रिवॉल्ट्स हुई थी, म्यूटनी नहीं कहेंगे, जो सिविल रिबेलियंस हुई थी या म्यूटनी हुई थी, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। इसलिए जो इसके कारण है मिला जुला के अगर हम देखें, 1857 के गदर में भी यही सब तत्व थे। ऑल दीज वर द एलिमेंट्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो कोई एलियन नहीं थे वो सब। एलियन जानते हो, मतलब वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, वो भी इसी समाज के तत्व थे। ये सब यही हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं। दे फॉर्म द कोर ऑफ द रिवोल्ट। इन्होंने रिवोल्ट का कोर बनाया। ये भी एक संयोग है कि वो रिवोल्ट भी जो 1857 का गदर है वो भी फेल हो गया और ये सारे गदर भी फेल हो गए थे। इनाम गदर भी, गदर एक तरह का विप्लव है। गदर एक सामान्य वर्ड है, उर्दू का शब्द है, तो सामान्य तौर पर लोग गदर कह देते। गदर का मतलब रिवोल्ट है, रेवलियन है। तो वो सब गदर, ये जितने भी गदर हैं 1757 से 18, ये भी फेल हुआ और 1857 का गदर। अब आप मुझे बताइए कि मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे 1857 में गदर की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने? नहीं, गलत है। मंगल पांडे तो 1857 के महान गदर से पहले ही मार्च में ही उनकी डेथ हो गई थी। मार्च 1857 में उन्होंने बैरकपुर छावनी में, मेरठ से उसका कोई लेना देना नहीं। 1857 के महान गदर से मंगल पांडे का कोई लेना देना। और आपको हम क्वेश्चन पूछते हैं कि गदर की शुरुआत किसने? मंगल पांडे ने। सबसे पहले यही सवाल, यही जवाब मिलेगा। मंगल पांडे तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उन्होंने एक प्रयास किया था और उनकी उस प्रयास वो असफल रहा और उनको वहीं पर मौत की सजा अंग्रेजों ने पकड़कर दे दी थी। मार्च में ही उनका समापन हो गया था। मंगल पांडे वॉज नॉट कंसर्न्ड एनीथिंग इन एनी वे विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ, 1857 में ही मार्च महीने में उन्होंने कहां पर किया था? बैरकपुर कैंटोनमेंट। कौन से में? बैरकपुर कैंटोनमेंट, ये बंगाल में है। यहां पर उन्होंने एक म्यूटनी को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया था और उस प्रयास वो असफल था और ही वॉज कॉट एंड मे बी he didn't get the support of his fellow officers, fellow Indian soldiers. That's why he was easily overpowered and was given the death punishment in March 1857. मार्च 1857 में उन्हें वहीं पर पनिशमेंट दे दिया गया।
मंगल पांडे पर पिक्चर भी आ गई है, मूवी भी आ गई, लेकिन फिर भी मैं जब से मूवी आई तब से तो खास तौर से मैं सवाल पूछता हूं कि भाई गदर 1857 में गदर की शुरुआत किसने की थी? जी मंगल पांडे ने। 80% बच्चे कहें मंगल पांडे। अरे मंगल पांडे भवन मेरठ कॉलेज में एक मंगल पांडे हॉल बना दिया। हॉल तो हम यहां भी बना लो, कल को एक हॉल यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना दो और उसका नाम मंगल पांडे हॉल रख लो, क्यों? तो मंगल पांडे का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब आई बात समझ में कि ये एक साइड है प्रोटेस्ट की और ये एक दूसरी साइड है प्रोटेस्ट की। इसे हम मिलिट्री प्रोटेस्ट कहते हैं और मिलिट्री प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, इसे हम म्यूटनी कहते हैं, म्यूटनी। और ये म्यूटनी हम एक म्यूटनी नहीं थी कोई, देयर वाज द सीरीज ऑफ द म्यूटनीज। ऐसे सैनिक विद्रोहों की एक श्रृंखला थी और इसकी शुरुआत 1764 में ही हो गई थी। बंगाल आर्मी जो थी, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भारत में भारतीयों में से जो सेना का संगठन किया उसे बंगाल सेना या बंगाल आर्मी कहते हैं। बंगाल आर्मी के इंडियन रेजिमेंट्स ने 1764 में ही बक्सर की लड़ाई के समय ही म्यूटनी कर दी थी। उनकी अपनी शिकायतें होती थी सर्विस कंडीशंस को लेके, सेवा शर्तों को लेके। They used to have many problems regarding payments, regarding facilities, regarding housing, etc., promotions, etc. तो उनकी अपनी शिकायतें थी, उन्हें भेदभाव भी उनके साथ किया जाता था। 18 बीच में भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन 1806 में वेलोर में एक म्यूटनी हुआ, आपने सुना होगा वेलोर। हाँ, वेलोर तो ज्यादातर लोग जानते हैं, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में। तो यहां भी एक विद्रोह, उसे भी दबा दिया गया। अंग्रेजों के लिए इन सैनिक विद्रोहों को दबाना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि रेजिमेंट्स की कोई यूनिट, कोई कंपनी विद्रोह करती थी और उसमें बहुत सारी और कंपनीज होती थी एंड दे वुड बी इजीली ओवरपावर्ड। फिर 1824 में हो गया, बर्मा युद्ध के समय भारतीय रेजिमेंटों ने अंग्रेजों के आदेश को मानने से इंकार कर दिया, तो बर्मा के समय म्यूटनी हुई, उसे भी दबा दिया गया। देन दे हैड द म्यूटनी इन 1836, देन 1838, देन 1842, 1844, 1846, 45, then 46, then 50, then 48, then 52, 56. There were several mutinies. These were organized by the Indian sepoys. भारतीय सिपाहियों को काला कहते थे, वो काली पलटन कहते थे। काली पलटनों के सिपाहियों ने इन सब म्यूटनीज को ऑर्गेनाइज किया था और ये सब म्यूटनीज फेल हो गई। अंग्रेजी शासन को ये कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं पाई। इनका उद्देश्य भी सीमित ही होता था और ये वो लोग थे, अंग्रेजों की भारतीय सेनाओं के वो लोग थे, वो सिपाही होते थे जो कि अंग्रेजों से किसी न किसी वजह से नाराज होते थे। दे कैन नॉट बी टेकन एज द फ्रीडम स्ट्रगल्स। इन्हें हम स्वाधीनता संघर्ष तो नहीं मान सकते। गोरे काले का भेदभाव होता था और भी बहुत सारी बातें होती थी। भेदभाव रेसिस्ट भी होता था, सेवा शर्तों के आधार पर भी होता था। प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते थे। इस वजह से ये वही सोल्जर्स थे, मैं आपको बता दूं, ये वही सिपाही थे अंग्रेजी फौजों के, भारतीय सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों को मोहब्बत की थी। दे हेल्प द ब्रिटिश इन कॉन्करिंग द हिंदुस्तान। फिर उनके मन में विद्रोह का कीड़ा कहां से आ गया? ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को इन क्षेत्रों की विजय प्राप्त करने में पूरी मदद की थी। पंजाब जीतने में मदद की थी, बर्मा जीतने में मदद की थी,
ये वही लोग थे। फिर इनको अंग्रेजों से क्यों नाराजगी थी? तो नाराजगी सीमित थी। देयर protest was confined to their very interests, core interests, which were, they thought that they were hit by the British. ब्रिटिश शासन में भेदभाव होता, उनका ये नहीं है कि उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर भारत को आजाद करना था, उन्हें ऐसा नहीं था। उनकी नाराजगी थी। उस नाराजगी के कारण वो अंग्रेजों के खिलाफ चले जाते थे। तो ये जो गदर थे, ये वाले, ये भी फेल हुए और ये भी फेल हो गए। दोनों, सिविल प्रोटेस्ट भी और मिलिट्री प्रोटेस्ट भी। और हमारा 1857 का गदर, उसको ब्रॉडर वे में हम समझेंगे, आज इसका समय नहीं है हमारे पास। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, आप ये देखिए कि 1857 के गदर की शुरुआत मेरठ में हुई थी और बंगाल जो आर्मी थी ब्रिटिश कंपनी की, उस बंगाल आर्मी के सिपाहियों ने मेरठ में जो तैनात थे, उन्होंने इस गदर की शुरुआत की थी। अगर ये गदर, ये जो सैनिक, ये म्यूटनी थी जब 1857, ये मई में हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। और अगर अंग्रेज उस म्यूटनी को वहीं पे दबा देते तो इट वुड हैव बिकम येट अनदर म्यूटनी। अगर ये दिल्ली नहीं आते तो गदर, फिर ये जो जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं। इट वुड हैव बिकम येट अनदर मिलिट्री म्यूटनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो गदर 1857 में शुरू हुआ, वो वैसे ही हुआ जैसे कि 1857 से पहले की मिलिट्री म्यूटनी शुरू हुई थी। आई बात समझ में? वो कोई नई चीज नहीं थी। ये बात सही है that the Indian sepoys by the time in this 100 years rule, ये वही सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी भारत को जीतने में। But the fact remains that these people, they did have the grudge against the British rule and they had a number of problems against the British. लेकिन the fact is that अगर ये मेरठ में जो गदर की शुरुआत की थी, बेसिकली म्यूटनी की शुरुआत की थी, अगर वो म्यूटनी अंग्रेजों वहीं पर दबा देते तो इट वुड हैव बिकम येट अनदर इंसिडेंट ऑफ सेवरल म्यूटनीज। इसमें कुछ फिर नया नहीं होता, इसमें कुछ नया नहीं था फिर। लेकिन एक इतिहासकार हैं, उनका नाम एशन सेन है, उन्होंने लिखा है कि जब ये लोग मेरठ से और दिल्ली पहुंचे तो मेरठ से दिल्ली पहुंचने में कोई ऐसा 50 मील का डिफरेंस है। इस 50 मील के अंतर ने गदर की स्वरूप को, चरित्र को बिल्कुल बदल दिया। इट रिजल्टेड इन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट म्यूटनी अब स्वाधीनता संघर्ष बन गई थी। हालांकि स्वाधीनता संघर्ष कहना कंट्रोवर्शियल है और इस पे काफी विवाद भी है, लेकिन फिर भी हम स्वाधीनता संघर्ष कह सकते हैं कुछ मायनों में। और इस सेंस में भी कह सकते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 became a source of motivation to the youngsters during the freedom struggle। तो इस सेंस में वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कहा जा सकता है। तो एक इस घटना ने देश के इतिहास पर बहुत ही, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को बनाने में, भारत के राष्ट्रीय चरित्र को स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और यहां से, क्योंकि जब ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इन दैट सिटी ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट में जब पहुंचे, एंड व्हेन बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, वो टाइटुलर मुगल एम्परर थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। ही वाज सिंपली
ए फिगर हेड एंड ही वाज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश पेंशंस। तो उसने गदर का नेतृत्व अपने बेमन से ही स्वीकार कर लिया, बल्कि हम कह सकते हैं ही वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। इसी घटना ने गदर के स्वरूप को बदल कर रख दिया। एंड देन क्योंकि मुगल बादशाह का नाम हर जगह था, politically and militarily, the people in the Gadar didn't get any benefit out of the leadership of बहादुर शाह जफर। वो तो बीमार था, बुढ़ा आदमी था, बीमार रहता था, उससे कोई he had no experience in civil and administration and the military organization, लेकिन उसका नाम था। और गदर दिल्ली में फैल गया। दिल्ली had been the capital of several empires, kingdoms. That's why there was a psychological aura around Delhi. So when the Gadar spread out to Delhi, then it created a wave of or momentum in favor of the Gadar. And the people all over the North India, particularly in UP, they took arms against the British rule. और यहां से ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन ऐसे साफ हो गया जैसे कि हम एरेज कर देते हैं ऐसी कोई चीज, ऐसे साफ हो गया, पता ही नहीं चला कि कहां गए। गदर में जब बहादुर शाह जफर ने भाग लिया, और ही रोट ए नंबर ऑफ लेटर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ही रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स एड्रेस टू द इंडियन पॉलिटिकल क्लास, और कई सारे लोगों को भेजे गए थे, उनका कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया, but then it had a very big psychological influence effect on the mindset of the common people, and they got themselves ready to participate in this event, and it became a very, very big event and had a big momentum and intensity. That's why the Gadar spread out quickly to UP, then spread out to Bihar, then to central India, and then to some areas of Punjab and Rajputana. This was the hub of the, but out of this was the hub of the revolt. आप समझ सकते हैं कि कोई भी घटना परिघटना इसलिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप एक छोटा सा उदाहरण है कि जो ये गांधी नेहरू फैमिली है, मैं तो नहीं मानता इसे गांधी नेहरू फैमिली, लेकिन जो राहुल गांधी है उनका नाम अभी भी चल रहा है ना भाई, उनके नाम से कांग्रेस जीवित है और रोटी खा रहे हैं वो, उसकी सत्ता में है कई जगह, लेकिन इस फैमिली के पास तो कुछ भी नहीं है। नाइदर डू दे हैव द विजन नॉर डू दे हैव द डायरेक्शन, उनको कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी लोग हैं। इसीलिए हम उसी सेंस में समझिए कि भारत में जो आनुवंशिकता का जो भूत है लोगों के दिमाग पे चढ़ता है। ये तो राजा नहीं थे ना, जवाहरलाल नेहरू कोई राजा थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें राजा बना दिया। कल को राजनाथ सिंह की फैमिली चल जाएगी, कल को मायावती की तो नहीं चलेगी, खैर और लोग हैं उनकी फैमिली चलेंगी। तो हिंदुस्तान के लोगों को कुछ कीड़ा है दिमाग में। अगर मोदी के कोई बच्चा होता तो उसे आगे का प्राइम मिनिस्टर भविष्य का घोषित कर देती बीजेपी, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अमित शाह के है, बात आई ना समझ में कि हमारे यहां जो मुगल थे उन्होंने बहुत करीब 300 वर्षों तक शासन किया था, और जब मुगल बिल्कुल कमजोर हो गए थे, जब वो नाकारा निकम्मे थे, बिल्कुल कमजोर थे, तो भी लोग उनके नाम पर मरते थे। और ये मुगल बादशाह ने गदर का नेतृत्व स्वीकार कर, चलो भाई अपनी लाठी अपनी तलवार लेके गदर में भाग लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गदर इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मुगल बादशाह को कोई भी अनुभव नहीं था, ही हैड नॉट द एक्सपीरियंस इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर द एक्सपीरियंस इन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई अनुभव नहीं था। लेकिन गदर में भाग लेने वाले जो सिपाही थे, जो मेरठ से आए थे, उन्होंने कह दिया सर आप हमारे सर हैं, बॉस हैं, आप केवल एक्सेप्ट कर लीजिए और बाकी हम देखेंगे। इन दिल्ली द जनरल ऑफ द मुगल फोर्सेस इन दिल्ली वाज जनरल बख्त खान, और दिल्ली गदर का एक एपी सेंटर बन गया। भाई एपी सेंटर तो मेरठ होना चाहिए था, गदर तो शुरुआत तो मेरठ से हुई थी ना, एपी सेंटर मेरठ होना चाहिए, लेकिन मेरठ को कौन पूछता है भाई। मेरठ में कोई कोचिंग खोलेगा तो कभी भी वो फ्लरिश नहीं कर पाई, क्योंकि दिल्ली नजदीक है। मेरठ का आदमी दिल्ली जरूर भागता है, पीटी पास कर लेगा, दिल्ली जाएगा, चाहे वहां कितनी अच्छी कोचिंग हो,
तो दिल्ली की जो बड़ा सेंटर होता है उसके आसपास के जो सेंटर हैं वो कभी उभर नहीं पाते हैं। जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से कहा था दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलने का एक ट्रेंड है, क्योंकि जिस सेंटर के आसपास ऑरा है, वो जो ऑरा था, जो चमक थी, वो दिल्ली के साथ तो थी ही, वो चमक रॉयल फैमिली, जिस रॉयल फैमिली को कोई नहीं पूछता था, उस रॉयल फैमिली के इर्द गिर्द भी थी। जैसे वो राहुल गांधी के आज भी है इर्द गिर्द। राहुल गांधी आज कह दें कि गहलोत को हटना पड़ेगा तो हट जाएगा गहलोत। हु इज गहलोत? बात समझ में आई ना? तो नाम में भी जादू होता है। इसी वजह से गदर का बड़ा महत्व है। इसलिए एशन सेन का जो स्टेटमेंट है, दैट मस्ट बी सीन इन दैट लाइट, उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वंस द सेपॉइस ऑफ मेरठ दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली एंड दे कैप्चर दिल्ली, रेड फोर्ट में अगर वो एंटर कर जाते हैं, कर गए, तो देन इट बिकेम द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तब ये राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष बन गया। उसकी नेचर इंटरनली कुछ भी हो, उसमें इन्हीं लोगों ने भाग लिया था। इन गदर ऑल दीज पीपल हैड पार्टिसिपेटेड। तो कुछ नया तो था नहीं, यही सिपाही थे जो पहले भी भाग लेते रहे थे, और यही वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1757 से 1857 के बीच में अनेक विद्रोह किए थे। यही वो तत्व थे। तो कुछ ऐसा नया नहीं था, लेकिन था, नया भी था। नया ये था कि ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपने ये नोटिस किया कि ये गदर हुए अलग, और इन जितने भी सिविल रिवॉल्ट थे उन सबको दमन करने में, उनको सप्रेस करने में अंग्रेजों ने अपनी सेनाओं का, फौजों का सहारा लिया। इन्हीं फौजों का सहारा लिया। ये कोई सशस्त्र नहीं थे। ये बेशक इन्होंने हथियार इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो अंग्रेजों की जो मजबूत सेनाएं थी, ट्रेंड आर्मीज थी, उनका सामना नहीं, अंग्रेजों तोपखाने के सामने नहीं टिक पाती थी। लेकिन जब इन्होंने किए तो ये इसलिए फेल हुए क्योंकि इनको सिविल पॉपुलेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिला। अंग्रेजों ने उन रेजिमेंट्स को, उन यूनिट्स को आइसोलेट करके फटाफट उसको वहीं पे दफन कर दिया, और फिर उनको डिसबैंड करके घर भेज देते थे सजा देने के बाद। उनका मामला बिल्कुल टाई फिस हो जाता था। तो ना तो ये सफल हुए, ना ये सफल हुए। और वैसे तो गदर 1857 वाला भी सफल नहीं हुआ, लेकिन इसकी नेचर बदल गई। नेचर, ये इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ, इसने अंग्रेजों की जमीन, एक तरह से अंग्रेजों की जमीन उनके पैरों से निकाल ली। गॉट माई पॉइंट? तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो दो तरह की चीजें आ रही थी, सिविल एंड मिलिट्री और सिविल, यहां पे वो मिल गए। सिविल एंड मिलिट्री, MIL मिलिट्री, ये सिविल है, सिविल को अलग नहीं है, मिलिट्री को अलग नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट मिल गए। अंग्रेजों की जो फौजें थी जिन्होंने गदर में भाग लिया था, सैनिकों ने, काले पलटनों ने, उनकी संख्या लगभग 75,000 से 80,000 के लगभग थी। तोपखाना चलाने का उन्हें अनुभव था। अंग्रेजों की मिलिट्री टैक्टिक्स जो भी होती थी, सबको वो अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। तो जिस समय गदर हुआ और ये लोग दिल्ली आ गए, हम इसे मेरठ मान लीजिए, मेरठ, और जब ये दिल्ली आ गए, दिल्ली, तो फिर इनको सिविलियन जो पॉपुलेशंस थी, किसान, क्राफ्ट्समैन, जमींदार्स, राजाज, जो राजा थे, किंग्स थे, मौलवीज, ब्राह्मण्स, जो ट्रेडिशनल क्लासेस थी, उन सब का सपोर्ट मिला। जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे, जो वकील थे, पत्रकार थे, वैसे उनकी संख्या बहुत कम थी, टीचर्स थे, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनका सहयोग नहीं मिला, क्योंकि वो गदर को पिछड़ा मानते थे। उन्होंने गदर को ये माना कि ये कोई चीज अच्छी नहीं है और हिंदुस्तान को ये आगे भविष्य में कहीं अच्छी पोजीशन में नहीं ले जाएगी। उनके पास विजन नहीं थी, इसलिए उन्होंने, मतलब इन लोगों के पास विजन नहीं थी,
जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो पढ़ा लिखा जो तबका था भारत में, उनकी संख्या बहुत कम थी और वो ये मानते थे कि गदर जो है वो एक पिछड़ेपन का सूचक है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि भविष्य की कोई विजन हो कि भाई हमें अंग्रेजी राज को हम हटा देंगे तो हम भारत में एक संविधान बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। गदर में केवल यह था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ना है। इसलिए गदर को हम ट्रेडिशनल, उसके कैरेक्टर तो बिल्कुल ट्रेडिशनल, इसीलिए मध्यम वर्ग ने, मिडिल क्लासेस ने गदर में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, दैट इज ऑल्सो ए डिबेटेबल इश्यू, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू है। उनका क्या सोच थी, उनका क्या वो था, लेकिन ये फैक्ट है। जब ये लोग मेरठ से और दिल्ली पहुंच गए और इन्होंने इस गदर में सिविलियन पॉपुलेशन को लाखों की संख्या में शामिल कर लिया, तो समझिए गदर के स्वरूप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड इन द, लेकिन गदर में एक मोमेंटम था, आवेग कहते हैं। गदर में एक इंटेंसिटी थी और उसी इंटेंसिटी की वजह से अंग्रेजी शासन बीच के हिस्सों से लगभग सफा हो गया था, साफ हो गया था। इट वॉज इरेज्ड। ऐसे लगता था, जो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल उस समय भारत में, अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी के लिए, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हिंदुस्तान को दोबारा से जीतना पड़ा है मुझे। समझ गए? अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां से शुरू करें। जैसे घर बिखर जाता है और बिखरा हुआ घर हो या कहीं अर्थक्वेक आ जाता है तो रेस्क्यू जो टीम होती है उनको ये पता नहीं भाई कहां से शुरू करें, इसे कैसे संभालें, इसे कैसे कंट्रोल करें। तो उसने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को अंग्रेज दोबारा ही जीतना पड़ा है। इतनी बड़ी परिघटना थी, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। में ये घटना बहुत बड़ी घटना थी, बल्कि हम इसे इवेंट कहेंगे, परिघटना कहेंगे। तो ये परिघटना इतनी बड़ी क्यों हुई? बड़ी इसलिए हुई, आप समझ सकते हो कि मैंने बताया था कि सिविल जो पॉपुलेशंस थी, भाई वो पॉपुलेशंस, मान लो कहीं किसानों ने विद्रोह किया, जैसे इंडिगो रिवोल्ट था, वो तो थोड़ा बाद में हुआ था। जैसे संथाल विद्रोह था, जनजातियों का विद्रोह था, कोल म्यूटनी थी, जो ये सन्यासी विद्रोह था। इन विद्रोहियों के पास, बेचारों के पास कोई सशस्त्र सेनाएं नहीं होती थी। सुसज्जित सशस्त्र तो हो जाती थी, सशस्त्र काय के सशस्त्र, भाले ले लिए, तलवारें ले ली। अंग्रेजों के पास कैनन्स थी, अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार होते थे। अंग्रेजों की जो फौजें होती थी वो हर तरह की लड़ाई की तकनीकों को जानती थी, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। और जो सैनिक थे वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें इन जनसंख्याओं का सहयोग नहीं मिला। ये भी अलग रहे, दबा दिए गए, और ये भी अलग रहे, दबा दिए गए। दबा तो ये भी दिया गया, 1857 का गदर भी दबा दिया गया, उसकी कुछ कमियां थी, उस पर बाद में विचार करेंगे। दबा तो ये भी दिया गया, लेकिन फिर दबाने में अंग्रेजों के पसीने आ गए। इतना आसान नहीं था, लोहे के चने चबाने पड़े। गॉट माई पॉइंट? और ये जो गदर है भारत के इतिहास में एक बहुत ही हम कहेंगे एक बहुत ही बड़ी एक ट्रेंड सेटिंग इवेंट बन गई। यहां से इंडियन हिस्ट्री को हम कहते हैं ग्रेट डिवाइड है। 1857 में इंडियन हिस्ट्री में एक ग्रेट डिवाइड है, दो हिस्सों में भारत का। अंग्रेजों ने गदर के बाद बहुत बड़े परिवर्तन किए, तो इसलिए इसे छोटी घटना मानकर हम कैंसिल। अंग्रेज तो कहते हैं कुछ नहीं था, हमने गदर को दबा दिया, लोगों की शिकायतें थी, लोग स्वार्थी थे, ये थे वो। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं था कि कहानी ये नहीं थी कि जो वो कहेंगे हम मान लेंगे। अरे इतनी बड़ी घटना हुई है, परिघटना हुई है, कारण तो उसके थे, गंभीर कारण थे। किसान दुखी थे, मजदूर दुखी थे, जमींदारों को परेशानी थी, लोगों के रोजगार छिन गए थे, हैं, कारीगर हस्तशिल्प जो थे वो उनका विनाश हुआ था। लोग शासन से, किसी भी गवर्नमेंट को देख लीजिए, 5-10 साल का शासन होता है, लोग उससे दुखी हो जाते हैं। सबको तो आप संतुष्ट नहीं कर सकते, एक जनरल रीजन है, लेकिन अंग्रेजी शासन तो शोषण पर आधारित था, तो उसके ठोस कारण थे। गदर के ठोस सामाजिक और आर्थिक कारण थे, इसीलिए गदर हुआ था। और ये कोई कारण नए नहीं थे, उसकी वजह से पहले भी रिवोल्ट होते रहते थे।
तो गदर जैसे ही ये लोग सिपाही दिल्ली आ गए, वैसे ही गदर की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन हुआ और ये एक बड़ी परिघटना बन गई। इसमें दिल्ली, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से फिर पूरे क्षेत्रों में गदर आसपास के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गया। लेटेस्ट स्टडीज तो ये भी मानती हैं कि गदर का अखिल भारतीय स्वरूप था। पुराने अध्ययनों के अनुसार गदर नर्मदा नदी के नीचे नहीं गया, बंगाल में ज्यादा नहीं फैला, गुजरात में नहीं फैला, लेकिन नए अध्ययन ये सूचित करते हैं कि गदर की घटनाएं बहुत बड़ी नहीं, लेकिन घटनाएं तो पूना के आसपास भी हुई थी, मद्रास के आसपास भी हुई थी, हैदराबाद के आसपास भी हुई थी, पूरे भारत में फैली हुई थी। इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हुई थी। 1857 में कुछ खास ही बात थी। लोग कहते थे कि अंग्रेजी शासन का 100 वर्ष पूरा होने वाला, कुछ कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे हम कहते थे अब ये पाप का घड़ा भरने वाला, ऐसे लोगों में एक विश्वास अंदर से भर गया था कि 100 वर्ष पूरे होते होते हो ना हो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, इसलिए भाई चलो लड़ाई लड़ते हैं। तो उस विश्वास की वजह से, चाहे वो झूठा विश्वास साबित हुआ उनका, उस विश्वास की वजह से गदर इतना भयंकर हो गया था। तो हम इसको इस तरह से मान के चलें कि ये एक सिविल इंसिडेंट है और ये एक मिलिट्री इंसिडेंट है। अब देखिए, इसमें ये सिविल इवेंट है और मिलिट्री इवेंट है। ओके, अब अगर ये अकेले रहते, अगर ये अलग ही रहते तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। इट वुड हैव बिकम येट अनदर इवेंट। ऐसे विद्रोह सैकड़ों हुए थे, अनगिनत हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए अंग्रेजों का। बिगाड़ तो ये भी नहीं पाए, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का मिजाज तो खराब कर ही दिया था। और अगर ये सैनिक दिल्ली न पहुंचते तो इट वुड हैव बिकम येट अनदर म्यूटनी। तो ये एक और सैनिक विद्रोह के रूप में भारत के इतिहास में दर्ज हो जाता। इसको कोई बहुत बड़ा, जैसे हमने पहले के सैनिक विद्रोहों के बारे में पासिंग रेफरेंस ही दिए हैं, 1764, 1800, इसको भी ऐसे ही कह देते भाई 1857 में भी एक सैनिक म्यूटनी हुई थी। लेकिन अब हुआ ये कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं, सिविल और मिलिट्री, मिल गए। अंग्रेजों ने हमेशा कोशिश की थी कि सिविल और मिलिट्री जो एलिमेंट हैं, अब आप देखिए चाइना के बॉर्डर पे अगर भारत की फौजें लगी हुई हैं और 10 लाख लोग और पहुंच जाएं, 10 लाख लोग असैनिक पहुंच जाएं लाठी डंडे लेके और बोले हम स्केल करें, विल स्केल माउंटेन्स और चाइना को मजा चखाएंगे, सेनाओं के साथ हम लड़ेंगे, तो कितना भारी इंपैक्ट छोड़ेंगे वो। कैजुअलिटीज हो सकता है ज्यादा हो, अफरा तफरी मचेगी, लेकिन इंपैक्ट तो ज्यादा छोड़ेंगे हैं वो पूरे। क्योंकि कब्जा करने, आप हरा सकते हो सेनाओं को, लेकिन अगर क्षेत्र पर कब्जा करना है तो आपको 1-2 करोड़ लोग चाहिए, 10-15 लोग चाहिए। मान लो आप 10-15 लाख लोग आपके पास हैं तो आप तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल बनाए रख सकते हो। वैसे तो सेनाएं गई, लड़के आई, जीत के आई, हार के आई, वो तो अलग चीज होती है। गॉट माई पॉइंट। अगर ये असैनिक लोग, अगर सशस्त्र सेनाओं के जो सैनिक थे, जिनके पास हथियार थे, जिनके पास गोला, अगले 3-4 महीनों के लिए जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनके पास जो हथियार थे वो काफी ज्यादा थे, संख्या काफी अच्छी मात्रा में थे, लेकिन उसके बाद हथियारों में कमी पड़ गई। अंग्रेजों ने बहुत सारे सैनिक भेजे, इसलिए उनकी संख्या भी कम हो गई और उनके पास हथियार, गोला बारूद खत्म हो गया, इसलिए गदर में वो हारे। लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम ही कर दिया। और ये लोग अब इनको कौन लाया एक दूसरे के पास? इन दोनों तत्वों को, सिविल और मिलिट्री एलिमेंट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने का कार्य कौन से फैक्टर्स ने किया था? भैया, जो सैनिक थे, सैनिकों का जो बेस था वो रूरल था। जो रूरल एलिमेंट्स थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, जाट थे, सिख भी थे, तो वो जो सैनिक थे
वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे और गांव में बड़ी गरीबी थी, बेरोजगारी भी थी। ब्रिटिश शासन की नीतियों का गांव के लोग के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। और ये जो लोग थे, जो सेना में थे, वो दबंग फैमिलीज के थे। जब उनकी फैमिलीज ने भाग लिया होगा तो वो लोग, उनके साथ जो जुड़े हुए मजदूर हैं, कारीगर हैं, उन्होंने भी भाग लिया। अच्छा, तो अगर वो फिर छुट्टी पे जाते थे, वो देखते थे कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक नीतियों से हमारे घर परिवार के सदस्यों पर काफी बुरा फर्क पड़ा है, या हमारे जो मित्र, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है, तो उससे वो इम्यून नहीं रह सकते थे। निस्संदेह दे वर द पीपल विच वर नॉट पैट्रियोटिक। वो शुरुआत में राष्ट्रवादी नहीं थे और इस समय भी नहीं थे, लेकिन वो यही तत्व थे जिन्होंने भारत की विजय करने में अंग्रेजों की मदद की थी। तो अचानक उनमें ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ। पिछले 25-30 वर्षों से वो देख रहे थे कि उनके घर परिवार वाले लोग किस तरह से, बुरी तरह से ब्रिटिश आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और उससे वो इम्यून नहीं रह। भाई, आप अपने लोगों की सफरिंग से हाउ लॉन्ग कुड यू कीप योरसेल्फ इम्यून? आपके लोग मर रहे हैं, अकालों में मर रहे हैं, आपके लोग गरीब हैं, बेरोजगार हो गए, तो हाउ लॉन्ग कुड यू कीप योरसेल्फ इम्यून? आप कब तक अलग रह सकते हैं? तो इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध उनमें धीरे धीरे नफरत गहरी, और उनकी अपनी समस्याएं तो थी। दे हैड बीन सफरिंग ड्यू टू देयर ओन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्विस कंडीशंस, सैलरीज एक्सेट्रा, प्रमोशंस। उनकी अपनी समस्याएं थी, और ये और जुड़ गया तत्व। और रही सही कसर ब्राह्मणों ने पूरी कर दी। ब्राह्मण्स, मौलवीज एंड ब्राह्मण्स, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल क्लास, इन्होंने अंग्रेजी शासन की व्याख्या दूसरे तरीके से की। इन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के ऊपर एक तरह का सांस्कृतिक, धार्मिक हमला कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में और सब बातें अलग अगर हम रख भी दें, तो दे हैव बीन ट्राइंग टू एंडेंजर द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता, संस्कृति के लिए ब्रिटिश शासन एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अब ब्राह्मण और मौलवी क्यों नाराज थे? क्योंकि नई ब्रिटिश नीतियों में ब्राह्मण और मौलवी, जो मंदिरों और मस्जिदों के रखवाले होते थे, और शिक्षा की सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी, अंग्रेजों ने उनके हाथों से सारी शिक्षा की व्यवस्था छीन ली थी, और दे वर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टाइपेंड्स। उनको बहुत तरह का अनुदान पिछले शासनों में दिया, अंग्रेजों ने उन अनुदानों को रद्द कर दिया। दैट्स व्हाई दे डेवलप्ड ए वेरी डीप एंग्विश एंड पेन अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने, ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल क्लास है, इन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों में नफरत भरने और फैलाने का कार्य किया। इन लोगों का ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों पर काफी गहरा प्रभाव भी था, इसलिए उनकी बात वो मानते थे। और उन्होंने अगर कह दिया कि ब्रिटिश शासन भारत की संस्कृति, धर्म आदि के लिए खतरा है, और ये बात सही भी है कि 1813 के बाद, चार्टर एक्ट के बाद, अंग्रेजों के शासन में, उनके क्षेत्रों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में जो ब्रिटिश मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी, उनकी गतिविधियों को संचालित करने का उन्हें एक तरह से छूट दे दी गई थी। दे वर रेंडर्ड फ्री टू ऑर्गेनाइज एंड एस्टेब्लिश देयर एक्टिविटीज एंड नेटवर्क इन द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी। और भारतीयों को लगता था कि ब्रिटिश जो मिशनरी हैं, अंग्रेज जो कोई भी हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज, दे हैव बीन यूजिंग एवरी काइंड ऑफ टैक्टिक टू गेट द कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी बनाने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाते थे, लालच देते थे, प्रेशर डालते थे, जेलों में, सेना में। वो कहते थे अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो आपको हम नॉन कमीशन, जो हाईएस्ट पोस्ट है, उस पर प्रमोट कर देंगे। इस तरह से उन्होंने नेटवर्क, और इसमें उनका यह भी मानना था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनके लिंक्स हैं, और अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हिंदू मुसलमान दोनों को, क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ये ऐसा मसला था कि जो आर्मी के जो लोग थे, हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, वो एक मंच पर आ गए। ये ऐसा मसला था कि सिविलियन पॉपुलेशन के सब लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, एक मंच पर आकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। दे केम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा विद्रोह है, ऐसा एक सशस्त्र संघर्ष है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिपाही,
कंधे से कंधे मिला के लड़े, और उसमें हिंदू मुस्लिम जो थे, जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, वो कंधे से कंधा मिला के लड़ी। ये एक ऐसा संघर्ष है। क्यों? क्योंकि दोनों ही वर्गों की, दोनों ही समुदायों के इंटेलेक्चुअल क्लासेस इस बात का प्रचार कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन हमारी समूची भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। दैट्स व्हाई द रिवॉल्ट बिकेम इवन मोर सीरियस। तो जो धार्मिक तत्व है, रिलीजियस एलिमेंट, वैसे तो रिलीजियस एलिमेंट का ज्यादा कभी महत्व होता नहीं है। रिलीजन का यूज तो पॉलिटिक्स में किया जाता है, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे कि बीजेपी ने राम मंदिर का मसला उछाल के सत्ता में कुछ फायदा ले लिया होगा, मैं नहीं कह सकता उसे, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, और लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। टाइमली वो हो सकता है। तो रिलीजन कोई अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, लेकिन बन गया। और इस रिलीजन के तत्व ने दोनों मिलिट्री और सिविलियन एलिमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ओके, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, और रही सही कसर जो थी वो लीडरशिप ने पूरी कर दी। जो लीडरशिप जो थी वो मिल गई। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीडरशिप वो थी पॉलिटिकल लीडरशिप, और उसमें राजा भी थे और जमींदार भी थे। इन दोनों, जो कि अंग्रेजों से नाराज थे, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह से ये एक बड़ी परिघटना बन गया। इसीलिए इसका महत्व है। इसमें अंग्रेज वैसे जब शासन उन्होंने दोबारा से स्थापित किया 1858 जून में आके 17-18 जून को झांसी की रानी लड़ते हुए मारी गई थी, और उस समय गदर का समापन हुआ था। तो मई 1857 से जून 1858 तक ये लगभग 1 वर्ष तक ये विद्रोह का काल है। जब अंग्रेजों ने अपना शासन दोबारा से स्थापित किया और गदर का दमन कर दिया, तो उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाएं थी जो 100 साल से चली आ रही थी, दे अंडरटोक ए नंबर ऑफ प्रोफाउंड चेंजेस। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही समापन कर दिया। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसमें कंपनी को समाप्त करके और ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का सीधे ही अधिग्रहण कर लिया, टेक ओवर कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन का। और भी परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने कहा कान पकड़ते हैं, अब इसके बाद कभी भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमें क्या, लेट यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, हमें तो शासन करना है। हम ऐसा जरूर करेंगे, शासन चलता रहे, और हम ऐसे काम नहीं करेंगे, करने से बचेंगे जिससे कि भारत की संवेदनाएं, भारतीय समाज के वर्गों की संवेदनाएं आहत होती। ये काम उन्होंने किया। देशी रियासतों, करीब 550 के लगभग देशी रियासतें, उससे ज्यादा थी, उन देशी रियासतों को आश्वासन दे दिया गया कि भाई अब आपके राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया जाए, विल नॉट एनेक्स योर स्टेट्स। अब तक 1757 तक देशी रियासतों का विलय लगातार किया जाता रहा था। अब उन्हें आश्वस्त, क्योंकि देशी रियासतों ने, बेशक बहादुर शाह जफर ने उनके लिए पत्र लिखे थे कि भाई आप आइए, आप भागीदार बनिए इस संग्राम में, लेकिन उनमें से कोई भी गदर में भाग लेने के लिए नहीं आया। कोई बड़ी रियासत ने, झांसी की जो रियासत थी, कुछ उसका कोई रुतबा नहीं था भारत में। बेशक झांसी की रानी, हम वी आर नॉट डिमिनिशिंग द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ झांसी की रानी, लेकिन अगर हम वैसे करें तो झांसी की रानी, वो झांसी का जो स्टेट है उसकी कोई औकात नहीं थी भारत की रियासतों में। बड़ी बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद की रियासत थी, ग्वालियर की, इंदौर की, बड़ोदरा की, राजस्थान में रियासतें थी, पटियाला। इन सभी रियासतों ने न केवल गदर में भाग नहीं लिया, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों को हर तरह की मदद मुहैया कराई। इसलिए गदर का जब अंत हो गया तो इन देशी रियासतों को भी, महारानी विक्टोरिया थी उस समय, 1902 तक उन्होंने शासन किया था,
महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पहले से ही कर दी थी कि हम गदर के बाद देशी रियासतों को पूर्ण संरक्षण देंगे, और देशी रियासत ऐसे समझिए ब्रिटिश रूलिंग फैमिली का ही मेंबर हैं। समझ गई? तो अंग्रेज ये कहते रहे, कहते रहो आप कि हमारा ये तो वो छोटी मोटी चीज थी, हमने इसको अब दबा दिया, अब जो छोटे मोटे कारण हैं सोशल इकोनॉमिक वो हम ठीक कर देंगे, और ऐसा कुछ बड़ा कारण नहीं था। लेकिन वो उनके कार्यों से जो गदर का परिणाम है, उनके जो उन्होंने स्टेप लिए बाद में, उससे ये पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये बहुत बड़ी घटना नहीं। अरे एक गवर्नर जनरल ये कह रहा है कि मुझे दोबारा से जीतना पड़ा है, और वही गवर्नर जनरल कह रहा है कि अगर सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उसी परिवार के आगे मेंबर हैं, तो ग्वालियर का सिंधिया अगर गदर में भाग लेता मुझे अगला अपना बोरिया बिस्तर अगले ही दिन बांधना पड़ेगा। जो ये कह रहा है गवर्नर जनरल, और जो ये कह रहा है कि जो देशी रियासत हैं इन्होंने इस गदर में एक अवरोध की भूमिका नहीं, ये तूफान था, ये सुनामी थी। उन्होंने तूफानी लिखा, अब तो सुनामी आने लगी तो मैं सुनामी यूज, ये सुनामी थी। और अगर देशी रियासतें इसमें अंग्रेजों की मदद नहीं करती तो अंग्रेज इस सुनामी में बह जाते। तो फिर छोटी घटना कैसे हो गई भाई? समझ गए? और उसको ध्यान में रखते हुए ही अंग्रेजों ने भविष्य की अपनी रणनीतियां, अपनी पॉलिसीज निर्धारित की। गवर्नर जनरल ने अपनी मम्मी से, मतलब क्वीन विक्टोरिया से पूछे बिना ही, पहले ही अनुमति लिए बिना ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, कान पकड़ते हैं, अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं, मेरी बात को विक्टोरिया गिराएंगी नहीं। मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि इसके बाद देशी रियासतों को शिकायत का कोई मौका हम नहीं देंगे। क्यों भाई? यानी छोटी घटना तो नहीं थी। अगर देशी रियासतों में से 2-4 भी बड़ी रियासतें गदर में भाग लेने के लिए आ जाती, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आगे क्या होता, लेकिन अंग्रेजों का बाजा बजा देती। अब बाजा बजाना जानते हो? हाँ, अंग्रेजों को परेशानी तो अभी बहुत हुई थी, लेकिन अगर कोई बड़ी, आप कहते हो 1-2 रियासत आ जाती, अगर ग्वालियर आ जाता तो क्या? अरे ग्वालियर आ जाने का मतलब ये है कि ग्वालियर की देखा देखी इंदौर भी आ सकता था, मेवाड़ भी आ सकता था भैया, जयपुर भी आ सकता था, जोधपुर भी आ सकता था, देखा देखी पटियाला भी आ सकता था। एक चेन रिएक्शन बन सकती थी। गॉट माई पॉइंट? तो कोई जो हमारे जो देश में जो नेता हुए वो ज्यादातर बावले ही थे, लेकिन अंग्रेज तो समझदार थे ना। अंग्रेज कोई भी बात कहते थे तो सोच समझ कर ही कहते थे। इफ द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश कंपनी कैनिंग ये कह रहे हैं कि मुझे भारत को दोबारा से ही जीतना पड़ा है, तो और वो कहते हैं कि अगर सिंधिया गदर में भाग लेता है तो मैं अगले ही दिन मुझे बोरिया, तो वो उस बात का महत्व है। क्योंकि अंग्रेज तो बहुत समझदार थे, दूरगामी सोच थी उनकी। दे हैड द फार साइटेडनेस, बड़ी रेयर होती है फार साइटेडनेस, वो बहुत भविष्य की सोच के चलते थे, इसलिए गदर का बड़ा महत्व है। अब ये कारण है गदर की, सिविल कॉज है, मिलिट्री कॉज है कि भाई चर्बी वाले कारतूस का जिक्र नहीं किया साहब, वो रह गया। अरे चर्बी वाले कारतूस का क्या करोगे, वो तो जानते ही हो आप। मेन बात होगी ना, ये तो एक इमीडिएट कॉज बन जाता है। भारतीयों को यह लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो कारतूस थे, नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी, और उसमें कार्ट्रिज लोड करने की जो मैकेनिज्म थी वो अलग तरह से, दांत से काटना पड़ता था खोल। ये अफवाह फैल गई, हालांकि अफवाह वो बिल्कुल पूरी तरह से अफवाह नहीं थी, उसमें कुछ सच्चाई भी थी, लेकिन ये फैल गई हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में कि इसमें तो चर्बी मिली हुई है गाय और सुअर की। ये कारतूस दमदम में बनते थे कलकत्ता के निकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय वहां के जो कमांडेंट थे, जो बैरकपुर के कमांडेंट थे, जनरल हियर से थे, बैरकपुर बंगाल में, और उन्होंने जांच कराई, और जांच में जो रिपोर्ट आई वो, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि भारत में होता है, कितनी रिपोर्ट आती है, धूल फांकती रहती है। अंग्रेजों ने भी यहां लापरवाही की। उसमें रिपोर्ट में साफ कहा गया था, लिखा हुआ था कि ये जो अफवाह है ये कोरी अफवाह नहीं, इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन
जब बाद में पढ़ी गई रिपोर्ट तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हम ये इनकी शिकायत दूर कर देते तो गदर शायद नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि चर्बी वाला जो कारतूस का जो मसला है वो तो इमीडिएट कारण बन गया। ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जिन कारतूसों को मेरठ में उन सिपाहियों ने छूने से मना कर दिया था, उन्हीं कारतूसों का उन्होंने जम के इस्तेमाल किया जब गदर हो गया, है ना। उन्हीं कारतूसों को दांत से काटने में, उनके खोल को काट कर हटाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो फिर चर्बी वाला जो मसला है वो कहां है? प्रोफाउंड रीजन थोड़ा ही वो, दैट इज नॉट द प्रोफाउंड रीजन, दैट इज द इमीडिएट कॉज। उसका इस्तेमाल किया गया कि ब्रिटिश हैव बीन ट्राइंग टू डिफाइल द इंडियन रिलीजन कल्चर, भारतीयों की जो संस्कृति है उसे नष्ट करना चाहते हैं। इस मसले पर ये जो बना जो गठजोड़, ये मजबूत हो गया और पक्का हो गया भाई कि अंग्रेजों का तो मिशन है भारत को क्रिश्चियनाइज करना। एक अफवाह तो ये भी थी कि जो कैनिंग जो था गवर्नर जनरल, उसका मैं लिख देता हूं, कैनिंग जो था उसको 1857 में 56 में भेजा गया था। तो अफवाह यह थी कि कैनिंग को तो खासतौर पर ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि वो भारत को 1 वर्ष में ही पूरे भारत को क्रिश्चियनाइज कर देगा। तो अफवाहें थी जब, लेकिन अफवाहें कोई कोरी अफवाहें नहीं होती, उसके पीछे कुछ सच्चाई ये थी, इट वॉज ए फैक्ट दैट द क्रिश्चियन मिशनरीज हैड बीन ऑपरेटिंग इन द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी विद द कॉनाइवेंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये पक्की बात है। बहुत जगह हथकंडों का प्रयोग किया जाता था, पैसा बांटा जाता था, जेलों में और सेना में, पुलिस में, हर जगह कोशिश की जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनाइज किया जा सके। तो अगर ये फैक्ट है तो वह अफवाह भी हो गई भारतीयों में। अंग्रेजों को लेके जो ये ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस थी, ये लोगों को ब्रेन वॉश कर रही थी कि ब्रिटिश जो शासन है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, भारत के समाज के लिए भी खतरा है, भारत के धर्म और संस्कृति के लिए भी खतरा है। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई कि भाई अब ये चर्बी वाले कारतूस आ गए, अब ये चर्बी वाले कारतूस आ गए। अगर इस घटना को हम मैच करें किस बात से, एक छोटी सी बात थी। 1850 में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था, उसका नाम है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, डिसएबिलिटीज एक्ट, धार्मिक निर्योग्यता कानून पारित किया था। उस कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है, यानी क्रिश्चियन बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो ही कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इफ एनी पर्सन चेंजेस हिज रिलीजन, gets convert to another religion, तो he cannot be deprived of his ancestral property। तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। पहले था। तो भारतीयों ने इस कानून को एक तरह का लाइसेंस समझा, लाइसेंस टू गेट सिक्योर कन्वर्जेंस ऑन द लार्ज स्केल। ये एक बड़ी बाधा थी। पिताजी के पास 300 बीघे जमीन है, 3 बच्चे हैं, तो 100 बीघे आती है उनके हिस्से में। अभी तो पिताजी हैं तो हिस्से तो अभी बनेंगे नहीं। तो फिर पता चला कि एक बच्चा उनमें दाएं बाएं चल रहा है, चर्च में भी जाता है, क्रिश्चियंस के संपर्क में भी आया हुआ है। खबर चली, उसके ही बच्चे हैं। खबर पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी ने बुलाया सबके सामने, बोले बेटा देख मेरे नाम जमीन है 300 बीघे और 1 इंच तुझे नहीं दूंगा। बोले पापा जी क्या हो गया? पापा जी ये हो गया है, तुम चर्च में जाते हो, बच्चा याद रखना जमीन नहीं दूंगा, जा चर्च में। बोले नहीं पापा जी ये तो सीधे साधे हैं, इनका कुछ नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, बोला अच्छा आखिरी चेतावनी है, अगर इसके बाद नहीं तो जमीन में से 1 इंच भी नहीं दूंगा। गॉट माई पॉइंट? यानी एक बहुत बड़ी बाधा थी। इस कानून को पारित करके अंग्रेजों ने ये बहुत बड़ी बाधा दूर कर दी और कन्वर्जन, भारत में कोई हिंदू या मुसलमान
हिंदुओं में से तो ज्यादा बने, मुसलमानों में से जो क्रिश्चियन, कोई ऐसा क्रिश्चियन है कोई हिंदू बना हो? नहीं बना कोई। तो लोगों ने मैसेज क्लियर था, लोगों ने समझा कि ये तो क्रिश्चियनाइज करने का एक तरीका है। द बिगेस्ट हर्डल इन द पाथ ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन वॉज रिमूव्ड बाय पासिंग दिस एक्ट। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। जब अंग्रेज शासन, हालांकि ये माना कि ये सेक्युलरिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम था, क्योंकि धार्मिक इंडिविजुअल मसला है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है। परिवार में मतलब 10 लोग हैं, परिवार में सदस्य हैं, तो कोई व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता, धार्मिक आजादी से हम कहेंगे। बट इन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, इन द नेम ऑफ मॉडर्न राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस के नाम पर अंग्रेजों ने, आम आदमी ने तो यही सोचा कि अंग्रेज एक चाल चल रहे हैं कि भारत में धार्मिक जो एक तरह से कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन, वो बड़े पैमाने पर कराया जाए। गॉट माई पॉइंट? समझ गए? तो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्य अंग्रेज सरकार द्वारा किए जा रहे थे उस परिस्थिति में, यानी इन दैट सिचुएशन when the issue of greased cartridges was exposed, जब ये इश्यू सामने आया तो लोगों ने उस पर 100% विश्वास कर दिया। उसमें आधी अफवाह थी और कुछ सच्चाई थी, लेकिन लोगों का विश्वास उसमें 101% हो गया और यही कारण बन गया, इमीडिएट कॉज। मंगल पांडे ने भी इसके आधार पर लोगों को भड़काया था। मंगल पांडे पहले मेरठ में भी उनका एक बार पोस्टिंग रहा था, मरने से पहले यहां भी इनके ट्रांसफर होते थे। सैनिकों के भी ट्रांसफर होते हैं ना, यूनिट्स भी ट्रांसफर होती हैं, कोर भी ट्रांसफर होती है, तो सैनिकों के ट्रांसफर होते थे। मंगल पांडे कभी मेरठ में भी रहे थे अपने ट्रांसफर के दौरान। तो ये इश्यू काफी महत्वपूर्ण बन गया। हालांकि ग्रीज कार्टेजेस कोई बड़ा इश्यू नहीं होना है, बहन, ऑल दीज थिंग्स हैड बीन हैपनिंग फॉर द 100 years, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया और कारण भी बन गया, इमीडिएट कॉज भी बन गया। आगे बात समझ में। अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम जो हमने सिविल रिवॉल्ट्स कराए थे आपको, नागरिक विद्रोह, उसके विषय में बताएंगे, जैसे नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट। नागरिक विद्रोह में ट्राइबल रिवॉल्ट भी आ जाती है, जैसे मुंडा विद्रोह, इन्हें कराएंगे। जैसे सफाहौर मूवमेंट है, सफाहौर मूवमेंट भी कराएंगे। उसमें 1857 के गदर की घटनाएं, उसके सेंटर्स, जो लीडरशिप थी, उसके गदर के कारण तो मैंने आज थोड़े से बताए, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में कारण बता देंगे, सोशल, इकोनॉमिक। और गदर की घटनाओं के साथ साथ गदर की असफलता के कारण, वाई डिड द गदर नॉट सक्सीड और वाई डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, और फिर गदर का परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गदर का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है, वो महत्व भी कराएंगे। और उसमें फिर गदर की नेचर के बारे में अगर हमने नहीं कराया तो गदर क्या था, गदर एक म्यूटनी था या एक विद्रोह था, गदर नेशनल था, गदर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो गदर की नेचर क्या थी, गदर की प्रकृति क्या, गदर ने भारत के जनमानस पर क्या प्रभाव डाला, और उस प्रभाव की झलक तो आपको हम दे सकते हैं कि झांसी की रानी बेशक निसंदेह है अपने स्टेट के लिए लड़ी थी। तो ये क्लास में मेरे लिए कहने के लिए ठीक है। अगर मैं इसे मुखर्जी नगर में मार्केट में कह दूंगा कि झांसी की रानी ने क्या कर दिया, वो तो अपने राज्य के लिए लड़ी थी, तो लोग मुझे मार देंगे। गॉट माई पॉइंट? तो हिस्ट्री केवल वो नहीं है जो स्कॉलर्स जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, हिस्ट्री वो भी है जो आम आदमी के जनमानस में घर कर जाती है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो गदर को इस रूप में एक राष्ट्रीय परिघटना के रूप में देखने का भी एक चलन है, और उसमें
काफी कुछ सच्चाई भी है कि गदर ने भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को काफी बढ़ावा दिया। गदर से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। इसी को ध्यान में रखते हुए, गदर को दृष्टिगत करते हुए, कीपिंग इन माइंड विद द इवेंट्स ऑफ रिवोल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, जो हमारी बाद की स्ट्रेटेजीज थी वो भी ड्रॉ की गई। 1858 से लेके फिर 1885 में जब भारत में नया एक कलेवर का, एक नए स्वरूप का जो मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, वो एक अलग तरह का था। उसका आधार भी अलग था, उसकी लीडरशिप भी डिफरेंट थी, उसका जो परसेप्शन था भारत के बारे में, उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इनकी सोच में और मिडिल क्लास, ये जो 1885 में जो कांग्रेस, हम ऐसा नहीं कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस ही सूचित करती थी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से उसकी एक शुरुआत हुई थी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम इस सेंस में कह सकते हैं। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस अगर नहीं होती तो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं होता। तो यहां ये जो नई लीडरशिप आई है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि गदर एक लास्ट एफर्ट था जो ट्रेडिशनल क्लासेस का, वो भी फेल हो गया, सबसे बड़ा एफर्ट था। तो फिर एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन लोगों ने सोची और इन्होंने जो वैक्यूम था लीडरशिप का वो प्रोवाइड किया, उसको भरने में मदद की। इसलिए गदर का महत्व इस सेंस में भी माना जाना चाहिए। जब गदर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, वी नीड नॉट टू सी द गदर और द रिवोल्ट ऑफ 1857 आइसोलेशन। गदर का 1857-58 तक ही केवल उसको कन्फाइन, लिमिट नहीं है। गदर हैड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे कांग्रेस की लीडरशिप कहां से इमर्ज हुई ऑल्टरनेटिव, जब लोगों ने सोचा कि भाई ये तौर तरीके, मारो 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 भागो, ये जो तौर तरीके हैं ये कोई सिविल सोसाइटी के तौर तरीके नहीं है। वी नीड टू अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जैसे नागरिक समाज, सभ्य समाज के तरीके हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कहते हैं। मतलब तरीके, हमारे तौर तरीके, शुद्ध अहिंसक तौर तरीके, संवैधानिक तौर तरीके हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और उस तरीके से उन्होंने एक नई तरह की लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, बट इंडिया गॉट स्टीयर्ड इन द पाथ टुवर्ड्स द फ्रीडम इन 1947। तो इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लासेस में हम गदर के बारे में ओवरऑल जो कॉजेज हैं, उसके जो नेचर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉजेज ऑफ द फेलियर है, वो करेंगे। विद दैट वी थिंक दैट you got some benefit out of this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो सिविल सर्विसेज का बिल्कुल जो पेपर का जो ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से जहां से क्वेश्चंस आते हैं, भाई इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी और वैसे क्वेश्चन भी, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर डिस्कस करेंगे पूरा, उसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स टेकअप करेंगे। With that, thank you very much.